सुनो बच्चों, देखो आज आप लोगों को मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा फोकस कर दें अगर, तो जिसको हम यूं कह लें कि पिलर है ये किस चीज का, इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का मेन पिलर में से, इसमें से मुख्य रूप से अगर पिलर की बात करें तो टेंस, क्या टेंस। टेंस का अगर बात हम कर ले तो टेंस मीन्स होता है बेटे काल। क्या चीज? काल। तो सवाल ये है कि काल किसे कहते हैं या टेंस किसे कहते हैं, तो इसको समय से जोड़ लिया जाए। समय, जैसे अगर काल की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। पहला को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा को पास्ट टेंस और तीसरा को फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नए लड़का ध्यान से देखो ना, तो जानता है ना, अगर तोरा राशि में क्या लिखा है बदमाशी, तो हमरा राशि में कुटासी लिखा है, जानता है ना। इसलिए सुनो ध्यान से देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है क्या? वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल। वर्तमान मीन्स होता है बेटा जो समय अभी अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूत, भूतकाल। क्या? पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। तो अब सवाल है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो जो समय अभी अभी चल रहा है, जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह से जो है आपको वर्तमान काल में यानी जो क्रिया समझ रहे हैं, क्रिया मतलब हो गया काम। क्रिया मीन्स काम, और आगे चल के आपको क्लियर करूंगा। ऐसे ही जो समय बीत चुका है, जैसे मैं विद्यालय गया था, चाहे मैंने विद्यालय गया, मैंने काम खाया या मैं खा चुका था, ये जो भी, तो पास्ट में यानी जो समय बीत चुका है उसको पास्ट कहेंगे। और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल। एक बीता हुआ कल होता है और एक आने वाला कल होता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तो इसमें गा गे गी जो रहता है वो क्या, किस चीज को दिखाता है? फ्यूचर को दिखाता है, भविष्य, भविष्यत काल को दिखाता है। यानी मुख्य रूप से आपके टेंस कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने? तीन होते हैं। और अब इन तीनों टेंसेज के बेटे चार चार पार्ट होते हैं, चार चार भेद होते हैं। कितने? चार चार। यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होंगे, पास्ट टेंस के भी चार भेद होंगे और फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होंगे। प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है, यानी इसका पहला जो है अगर हम बात करें काइंड, तो ये पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आप पास्ट पे भी इसको सेट कर देंगे, यानी प्रेजेंट के जगह पर पास्ट याद कर लेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कह रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट कह लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कह रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस कह लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जो कह रहे हैं उसको पास्ट परफेक्ट कह लेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कह रहे हैं उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह लेंगे। इसी तरह से फ्यूचर टेंस की भी बात हम कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीधा बैठो बच्चा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहली बात है कि हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे बेटे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य है या किसी अदर टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, देखिए यहाँ लिखा है हमने कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। अब क्रिया मीन्स होता है काम। क्रिया मीन्स काम। काम को यानी क्रिया को संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो उसको धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहते हैं। अब धातु की पहचान क्या है बेटे? मतलब क्रिया की क्या पहचान है? तो जिसके अंत में ना आ जाए। क्या आ जाए? ना आ जाए। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, जो भी, ये सब क्या है? ना। इसके जैसे आना ना आ गया, खाना ना आ गया इसके अंत में, तो जिसके अंत में ना आ जाए, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, जो भी, ये सब क्या हो गया? आपका धातु हो गया। और इस धातु यानी इस क्रिया के अंत में, जिसके अंत में, अब किसके अंत में? तो क्रिया के अंत में। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। ध्यान रखना है।
तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है दिख जाए, क्या दिख जाए? ता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। जैसे अगर अब कोई कह दे आपसे कि लिखा है यहाँ वाक्य, आपको दे दिया जाए कि हाथी काला होता है, हाथी काला होता है, क्या है जी? इसके अंत में ता है, हाथी काला होता है। क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? नहीं है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह वाक्य नहीं है। ये सिंपल सा सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, टेंस नहीं है यह। क्योंकि हाथी काला होता है यह उसकी दशा को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है, उसके स्वभाव को, उसके गुण को बता रहा है, न कि क्रिया। क्रिया नहीं है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाथी काला होता है एक सामान्य रूप से एक वाक्य है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि हाथी केला खाता है, अब खाना क्या है? तो क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। अब खाता है अगर ऐसा रहता तब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता। देख बेटा आदर्श कह रहा है यहाँ पे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या दिख जाए बेटे? ता है दिख जाए। क्या दिख जाए? ता है। कह रहे कि वह विद्यालय जाता है, ता है कहाँ मिल गया? जाना एक क्रिया है। जाना क्या है बेटा? क्रिया है। हमने कहा कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, जो भी कहोगे उसके अंत में क्या दिखेगा? ना दिखेगा। अगर ना दिख गया क्रिया के अंत में तो यानी आप देख रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, जाना एक क्रिया है और इस जाना क्रिया के यानी इसके अंत में ता है दिख गया। ऐसे ही वह एक गीत गाती है, गीत गाना, गाना क्या आ गया? ना आ गया। क्या आ गया? ना आ गया। यानी वह एक गीत गाती है, इसके अंत में ती है आ गया। क्या आ गया? ती है आ गया। इसमें से देखिए कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं। यहाँ पे वाक्य दिया है कि मैं एक आम खाता हूँ, ता हूँ। क्या आ गया? ता हूँ यानी खाना। खाना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया के अंत में ता हूँ आ गया। क्या आ गया बेटे? ता हूँ। ऐसे ती हूँ, तो ती हूँ में दे रहा है कि मैं तुम्हें पीटती हूँ, ती हूँ यानी पीटना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया के अंत में क्या आ गया? ती हूँ। ऐसे ही खेलते हो, जिस क्रिया हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ते हो आ जाए तो खेलना, ना क्या आ गया? खेलना। और इस खेलना क्रिया के अंत में यानी क्या आ गया आपको? खेलता हूं या खेलते हो। ऐसे ही जाता हूं या जाते हो या जाते हैं, कुछ भी यानी आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना लिखना पढ़ना, जो भी है इस क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हो, ये सब दिख जाए तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम इसको बनाते कैसे हैं? इंग्लिश में ये सब दिए गए जो सेंटेंसेज है इसको हम कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे बनावट यानी रूल इसका लिखा है हमने। उसके लिए आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब वन में एस या ई एस लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब सवाल आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को हिंदी में बेटा हम लोग कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है डूअर। डूअर क्या? डू से डूअर बनता है। तो कर्ता का मतलब होता है कि करने वाला, करने वाला यानी किसी क्रिया को जो आदमी स्वतंत्र रूप से करने के लिए बिल्कुल आजाद हो, स्वतंत्र हो, उसे ही हम कर्ता कहते हैं। यानी किसी काम को कौन कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहे कि वह विद्यालय जाता है, जाना क्रिया को कौन कर रहा है? वह। जाने की क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? वह। तो वह हो गया कर्ता। यहाँ कह रहे कि वह गीत गाती है, क्रिया के अंत में ती है दिख गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कह रहे कि इसमें सब्जेक्ट चुनना है तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। ऐसे ही मैं एक आम खाता हूँ, खाना क्रिया का अगर अंत हम करें तो ता हूं इसके अंत में आ गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका सब्जेक्ट अगर है यानी खाना क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। कौन हो गया? मैं। यानी यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट हुआ कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी पीटना क्रिया का जो है फल किस पर पड़ रहा है? वो ऑब्जेक्ट होगा। अभी जो है हम लोग सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। तुम खेलते हो, गेंद खेलते हो, यानी खेलना क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? तुम।
ऐसे वे लोग पटना जाते हैं, जाना क्रिया का संपादन कर रहे हैं वे लोग। तो काम को करने वाला जो होता है बेटा वही है कर्ता। कर्ता मतलब क्या? करने वाला। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करेंगे भर। भर का मतलब वही हम बता रहे हैं कि क्रिया। भर मीन्स क्या? क्रिया यानी काम। अब आता है यहाँ पे उस भर्व के हिसाब से कहीं हम एस लगाएंगे और कहीं एस। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम आगे क्लियर करेंगे। सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म को, कर्म कारक। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? यानी कर्म किसको कहते हैं? तो क्रिया का प्रत्यक्ष फल जिस पर पड़ जाए, यानी किसी काम का फल किस पर पड़ रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहेंगे। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, यानी जाना क्रिया जो हो रहा है, इस क्रिया का प्रत्यक्ष फल विद्यालय पर। ऐसे ही वह गीत गाती है, गाना क्रिया का प्रत्यक्ष फल गीत पर। मैं एक आम खाता हूँ, खाना क्रिया का डायरेक्ट फल किस पर? आम पर। या इसको ऑब्जेक्ट का सबसे आसान तरीका है बेटा, किसी भी सेंटेंस में हम कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट किधर है। जैसे यहाँ एक वाक्य उठाएं कि वह विद्यालय जाता है, या एक वाक्य यह उठाएं कि वह एक गीत गाती है। सेंटेंस हम बनाएंगे बेटा, सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग। सवाल यह आ गया कि सर ऑब्जेक्ट यहाँ ए सॉन्ग जो है, क्यों हम कहेंगे कि यही ऑब्जेक्ट है? सी हो गया सब्जेक्ट, सिंग मतलब क्या? गाना। यह हो गया आपका वर्ब, इसमें एस हम डाल दिए। एस कहाँ कहाँ लगाएंगे अभी क्लियर करूंगा मैं। ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। सवाल आया कि सर ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, इसको मैं क्लियर पहले कर लूं। ऑब्जेक्ट का पहचान करना बेटा बड़ा ही आसान है। जितना आसान आपको मैं दिख रहा हूं, आपके एसके सर सामने दिख रहे हैं, उतना ही आसान ये भी चीज का पहचान करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। इसके लिए एक ट्रिक है बेटा कि किसी भी सेंटेंस के साथ, जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अब यहाँ पे ए मैंगो, जैसे इट, व्हाट इट अगर कर किसी भी वर्ब के साथ व्हाट या हुम जोड़कर, व्हाट या हुम जोड़कर एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का जो रिप्लाई मिल जाएगा, जो जवाब मिल जाएगा उस प्रश्न का, वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट इट यानी क्या खाता हूं, तो आपका जवाब मिलेगा ए मैंगो। तो ऐसे ही जो भी आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें ऑब्जेक्ट का पहचान कर पाना बड़ा ही आसान है। जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं, यानी पीटना क्रिया का फल पड़ रहा है तुम पर, तुम्हें, यू। तो जैसे आप कहेंगे कि आई बीट यू, यानी किसको पीटता हूं, आई बीट यू। अब कहा जाए कि होम बीट, या किसको पीटता हूं, तो आपका एक जवाब मिलेगा यू। तो जो जवाब में रिप्लाई में जो मिल जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मेरा कहना यह है कि जो सब्जेक्ट का आप पहचान कर लेंगे जब, तो इसके साथ सवाल आएगा कि हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब वन, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला। तो यहाँ पर है पहला सेंटेंस कि वह विद्यालय जाता है, बनाएंगे तो ही हो गया सब्जेक्ट। गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, इसमें डाल देना यहाँ पर ही गोज टू स्कूल, हो गया आपका वह विद्यालय जाता है। ऐसे वह एक गीत गाती है, तो सी सिंग, सब यहाँ सिंग लिखेंगे, एस डालेंगे, सिंग से सॉन्ग। अब सवाल आया बेटा कि हम कहाँ कहाँ एस और कहाँ कहाँ ईएस डालते हैं और कहाँ कहाँ नहीं डालते हैं। तो जनरली आपको मैं बता दूं कि आई वी यू दे, ठीक है, ये जनरली रूप से। और इसी को आगे अगर बढ़ाया जाए तो थर्ड पर्सन रहे, कौन पर्सन? थर्ड पर्सन रहे, लेकिन प्लूरल नंबर में रहे। किस में रहे? प्लूरल नंबर में रहे। तो उस परिस्थिति में वर्ब वन के साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही आ जाए, सी आ जाए, इट रहे, या आपका कोई भी नाम रहे, या थर्ड पर्सन रहे और सिंगुलर नंबर रहे, कौन नंबर रहे? सिंगुलर नंबर रहे, या पोस्ट रहे, क्या रहे? पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है जैसे द टीचर, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, कोई भी पोस्ट। तो उस परिस्थिति में बेटा हम लोग वर्ब वन के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या रखेंगे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हूं ये सब मिल जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं बेटे, सब्जेक्ट, वर्ब वन, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसी आधार पे आपका टेंस पूरा कंप्लीट होता है। तो आपने देखा अभी ये पहला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। इसके बाद जो है